Today's topic which we are going to discuss is related to the picture which is given behind me on the screen. इस स्क्रीन पे जो पिक्चर है ये किस चीज़ की पिक्चर है? दिस इज़ योर एग्जैक्टली ऑल नो इट इज़ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल आप लोग ने स्मॉलर क्लासेस में 7th में 8th में 9th में पढ़ा होगा, राइट? बट कुछ चीज़ें ऐसी है पीरियोडिक टेबल में कि हम जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं उसमें जो है बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आती हैं या बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं जो हम पढ़ते रहते हैं, राइट? जैसे कि आज की जो टॉपिक में बेसिकली पीरियोडिक टेबल ये जो एक्चुअली रिलेटेड है टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ये तो सबको पता है, नाम ही दिया है पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स. यानी कि जितने भी यहाँ पे ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं आप लोगों को ये किस चीज़ की है? ये एलिमेंट्स है ना. एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. और यहाँ पे आपको मैंने हमेशा बताया है कि ये जो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ओके, बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस आता छोड़ दो. ये सारे क्या है? मेटलॉइड. मेटलॉइड के इस नीचे की तरफ होते हैं मेटल्स, मेटलॉइड्स के ऊपर की तरफ होते हैं नॉन मेटल्स. ठीक है, एक्सेप्शन से ये वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. बेसिक आइडिया पीरियोडिक टेबल का लेके चलिए. सबसे पहले आइडिया है कि पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं. ओके, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में उसको प्लेसमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़. उनके वेरिएशंस ऑफ पीरियोडिसिटी होती हैं और ये सारी चीज़ें एक्चुअली इसकी डिटेलिंग आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इनफैक्ट हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या ये पीरियोडिक टेबल शुरू से ऐसा था? क्या ये ऐसे ही बना था? नहीं. पहले के जो साइंटिस्ट थे तब उस ज़माने में अराउंड 18-19 सेंचुरी में 50 या 60 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. आज के तारीख में तो इतने सारे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है ना. उनमें से कुछ नेचुरली अकरिंग है और कुछ लैब में सिंथेसाइज हो रहे हैं, राइट? लेकिन उस टाइम पे थोड़े से एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे तो कुछ साइंटिस्ट ने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन करना शुरू किया. यानी कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की भी. हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, वेरिएशंस पढ़ेंगे, ट्रेंड्स पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे. चलो तो फिर आज शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग चैप्टर को पढ़ना. ओके, सो आपके बुक में ये चैप्टर का नाम है क्या? ये चैप्टर का नाम है क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर वेरिएशंस. क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर वेरिएशंस. तो आप देखो चैप्टर का नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं दिया है ना पीरियोडिक टेबल दिया है, क्योंकि उन लोगों को पता है, आप लोग ने लोअर क्लासेस में पीरियोडिक टेबल पढ़कर आए हो, आप लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल है क्या. बेसिक आइडिया आप लोगों को पता है. लेकिन आप नहीं जानते तो क्या नहीं जानते हो? पीरियोडिक के प्रॉपर्टीज़ और देयर वेरिएशन ट्रेंड्स जो आज आप लोग पढ़ोगे. ठीक है, तो जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, आउट ऑफ विच 98 आर नेचुरल अकरिंग. ठीक है, और बाकी जो है क्या है? लैब में सिंथेसाइज बन सकते हैं. पहले तो ये भी नहीं पता था कि एलिमेंट्स लैब में बना भी सकते हैं कि नहीं, लेकिन अब तो वो भी हो गया. ठीक है, और जैसे जैसे आगे भी जनरेशन आएंगे और बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे. तो ये मत सोचिए कि डिस्कवरी उतने ही तक के रहती है, आगे भी डिस्कवरीज होती रहेगी. आगे शायद और ट्रेंड्स निकल आए और कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल आए. तो ये जो है फिर तो जितना हम लोग पढ़ेंगे वो हिस्ट्री में चला जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो इससे नॉलेज अपडेट होते रहेगा आगे चल के. तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उसको क्यों हम क्लासिफाई कर रहे हैं? इतने सारे एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई करना पड़ा? क्योंकि देखो इतने सारे एलिमेंट्स, को कन्फ्यूजन नहीं होगी हर किसी की प्रॉपर्टी 1 by 1 पढ़ेंगे हम. ये सुनो, होगी कि नहीं होगी? ऑफकोर्स मैम कन्फ्यूजन होगी. तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए है ये साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज था कि कैसे हम एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में प्लेस करें, किस तरीके से बच्चों के सामने या आगे के जनरेशन के सामने ये इजीली एक तरीके से, एक पैटर्न से प्लेस करें. तो इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ने के लिए, उनके प्रॉपर्टीज़ अच्छे पढ़ने के लिए, रिमेंबर करने के लिए सारे साइंटिस्ट एक पैटर्न ढूंढने लगे थे. और इस चैप्टर में हम डेफिनेटली इन वेरियस एटम्प्ट्स को पढ़ेंगे. ओके, और किस तरीके से ये इन लोगों ने इसको एलिमेंट्स को क्या किया है? क्लासिफाई किया गया है
और फाइनली हम अर्लियर अटेम्प्ट्स को पढ़ के जो आज का जो फाइनल पीरियोडिक टेबल है, जो कि हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसका भी पूरी तरीके से डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स पढ़ने के लिए। बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए थे, सम ऑफ देम ऑफ गिवन बिलो। सबसे पहला था डॉबरेनस ट्रायड। सबसे पहला क्या था? डॉबरेनस ट्रायड। तो डॉबरेनर ने क्या किया था? So according to Dobereiner, when three elements in a triad are arranged in the increasing order of atomic mass, the atomic mass of the middle element was roughly the average of or the arithmetic mean of the atomic mass of the other two elements. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ट्रायड का मतलब क्या होता है? ट्रायो या ट्रायड का मतलब तीन तिगाड़े काम बिगाड़े। खैर, यह काम बिगड़ नहीं रहा था, संवर रहा था, क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट था डॉबरेनर की तरफ से कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें। उन्होंने तीन की पेयरिंग बनाई थी इस तरीके से कि जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं, है ना, दिस वॉट एवर आई हैव थॉट यू ऑल, मतलब जो डेफिनेशन मैंने बताया है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, उन्होंने इस तरीके से 3 एलिमेंट का ट्रायल लिया था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स लिया था। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया। अब यहाँ पे लिथियम का मास नंबर की, देखो बात हो रही है मास नंबर की, नॉट एटॉमिक नंबर की। मास नंबर ऑफ लिथियम और पोटेशियम, लिथियम का मास नंबर क्या है? 7, पोटेशियम का क्या है? 39। अब इन्होंने इन दोनों का एवरेज निकाला है, या अरिथमेटिक मीन निकालना तो आता है ना, दोनों का ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, जो आंसर मिलता है वो किसका मास नंबर होगा? बीच वाले का। बीच वाले जो एलिमेंट हो, जो ट्रायो में जो बीच वाला एलिमेंट होगा, उसका जो इन दोनों का एवरेज होगा, इन दोनों का एवरेज जो मास होगा वो होगा बीच वाले का मास नंबर। समझ में आया? इस तरीके से उन्होंने प्लेस किया था। उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे, एक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इन लोगों का भी, है ना। क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127, डिवाइड बाय 2। आंसर जो मिलेगा वो किसका मास नंबर होगा? जो बीच वाले एलिमेंट का। ठीक है, एक ट्रायो उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का भी लिया था, राइट। लेकिन क्या ये पैटर्न सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि अराउंड 19th सेंचुरी में या अर्लियर 19th सेंचुरी में इतने एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे जितने अब हैं। अराउंड 53 एलिमेंट डिस्कवर हुए होंगे। देखो कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उस टाइम पे, बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, राइट। तो इसीलिए सबसे प्रॉब्लमेटिक ये था कि सारे एलिमेंट्स नहीं डिस्कवर हुए थे। देयर वर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन सच ट्रायल। ठीक है, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकता था। ठीक है, तो इस वजह से अब न्यू एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने अपनी थियरी लगाई या अपना एक पैटर्न बताया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, और वो पैटर्न या वो नाम था उन्होंने जो रखा था वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इन 1866, देखो 19th सेंचुरी चल रहा है, 1818 में उन्होंने किया था। 1866 में जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज द नोन एलिमेंट। नोन क्यों कह रहे हैं? उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे, अभी वाले एलिमेंट्स तभी नहीं डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो जितने भी नोन एलिमेंट्स थे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने अरेंज किया था। इस तरीके से अरेंज किया था कि ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। इस तरीके से देखो, यह एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th हुआ। इसका और इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? सिमिलर होगा। ये उन्होंने फाइंड आउट किया। देयरफॉर अब ये जो तरीका है ये एक्चुअली किसका? आप लोगों ने ये म्यूजिकल टोन सुना है, सा रे गा मा पा दा नी सा, है ना। तो जो सा रे गा मा पा दा नी सा में सा रे गा मा पा दा नी सा, देखो सा से शुरू हो रहा है, सा पे कदम, तो सा और सा सेम है ना। उसी तरह इंग्लिश में इसको कहते हैं डो रे मी फा सोला टी। ठीक है, तो ये 16 टी फिर डो होता है। तो ये जो है
फर्स्ट और 8th एलिमेंट का सिमिलर हो जाता है। तो सिमिलैरिटी कैसे हम बताएं? तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट का सिमिलर होता है ना, तो ऑक्सीजन का नहीं होगा, हाइड्रोजन का सिमिलर होगा फ्लोरीन से, है, एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया था, न्यूलैंड ने इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स पेश किए थे। हाँ, देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स प्लेस किए, लेकिन सक्सेसफुल था वो सिर्फ कैल्शियम तक। बाद में वो प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही थी, फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही थी, तो इसीलिए ड्रॉबैक्स आ गए, इनका भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ड्रॉबैक क्या था इनका? सबसे पहला ड्रॉबैक था द लॉ वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, जैसे मैंने बताया। उसके बाद एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस द सेम रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट लाइंग अबव इन द सेम ग्रुप। यानी कि वो बताना क्या चाह रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि जो इस ग्रुप में, देखिए इस ग्रुप में हाइड्रोजन का फ्लोरीन से मैच होना चाहिए, और फ्लोरीन तो कैसे मैच हो सकता है, कोबाल्ट एंड निकल और फ्लोरीन और क्लोरीन, ये कुछ अलग ही, एक अलग ही टाइप के एलिमेंट्स हैं, राइट। तो पॉसिबल ही नहीं वो लोग एक ग्रुप में रहे, है कि नहीं? पॉसिबल है? नहीं है, लेकिन उन्होंने तो डाल दिया था एक ही ग्रुप में। दूसरा ड्रॉबैक ये है, यहाँ देखिए आप लोग नोटिस करिए, कोबाल्ट एंड निकल 2 एलिमेंट एक साथ डाल दिया, क्यों? अपने हिसाब से अरेंज करने के लिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो ये भी एक ड्रॉबैक हुआ, ये सुनो, ये भी एक ड्रॉबैक हुआ। और एक ड्रॉबैक ये था कि उस टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट प्रेजेंट थे, बाकी के एलिमेंट्स का क्या? जो अभी डिस्कवर है उसको हम कैसे सारेगामा पधानिसा के हिसाब से प्लेस करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो ये सारे क्या थे, उनके ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है कि ही एडजस्टेड 2 डिसिमिलर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम स्लॉट, लाइक कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट एंड निकल को उन्होंने प्लेस किया था इन द कर्नल ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जो कि दोनों डिफरेंट है टोटली, मेटल नॉन मेटल अलग ही केस चल रहा है यहाँ पे ना, तो ये गलत हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते, क्योंकि देखो जहाँ ड्रॉबैक आया, लिमिटेशन आया, मतलब न्यू साइंटिस्ट आ गया पिक्चर में, और न्यू साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी की, ठीक है। अभी ये गलत है तो कोई तो सही करने के लिए आएगा, तो नेक्स्ट इंसान जो सही करने आया था वो कौन थे? मेंडलीफ। और मेंडलीफ वो थे जो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल, जो आज मॉडर्न फॉर्म है, इसका एक्चुअल जो टेबल फॉर्म है, इन्होंने दिया था। टेबल फॉर्म की जो स्टार्टअप हुआ था ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स में, जो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल जो बना था वो उन्होंने स्टार्ट किया था। इनका नाम क्या था? डिमिट्री केदो यडी साइलेंट डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ। ही वॉज अ रशियन केमिस्ट। He was the most important contributor to what? For the early development of periodic table of element, or the early classification of element, where elements were arranged, okay, in the chemical property on the basis of their fundamental property, okay, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. इन्होंने भी किसको बेस लिया? एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही इन्होंने भी एलिमेंट्स को इस तरह प्लेस किया। इवन न्यूलैंड और डॉबरेनर ने भी एटॉमिक मास के हिसाब से प्लेस किया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं। क्यों मैं ये स्ट्रेस कर रही हूँ? क्योंकि आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, दे आर प्लेस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग ऑन द एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर, नॉट मास नंबर। ये याद रखना है, ये की पॉइंट है, ठीक है। और उस टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। और ही ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉल इन द सेम वर्टिकल कॉलम। दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियड्स। सो ग्रुप्स क्या होते हैं? इस तरीके से जो कॉलम होते हैं वर्टिकल, इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। क्या होता है? ग्रुप्स। तो ग्रुप्स की रीडिंग हम हमेशा टॉप टू बॉटम करते हैं, यानी कि रीडिंग हम डाउन द ग्रुप करते हैं। क्या करते हैं? डाउन द ग्रुप। और पीरियड्स कितने? ऐसे उनके टाइम पे तो खैर कम ग्रुप्स थे, लेकिन पीरियड्स 7 ही थे। तो पीरियड्स की रीडिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज की तरह होती है। तो पीरियड्स की रीडिंग हम कैसे करेंगे? लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। क्या?
across the period. So across the period down the group, across the period down the group. ये स्टेटमेंट याद रखना, ग्रुप्स और पीरियड्स में याद रखना कि टेबल बने थे और ग्रुप्स की रीडिंग हम नीचे नीचे करते हैं डाउन द ग्रुप, और पीरियड्स की रीडिंग अक्रॉस में रीडिंग करते हैं, ठीक है. तो इन ऑर्डर टू ग्रुप द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर एट सम प्लेसेस, he had to place an element with a slightly greater atomic number mass before an element with a slightly lower atomic mass. ये इसकी कमी थी. इन्होंने मतलब कभी ये गलती कर दी कि कुछ हैवियर मास वाले एलिमेंट को लाइटर मास के पहले प्लेस कर दिया ताकि पीरियोडिक टेबल का एक सेटिंग बना रहे, लेकिन वो तरीका तो गलत हुआ है ना. प्लेसमेंट करने से क्या हुआ, ड्रॉबैक्स आए. सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट नोन. पीरियोडिक टेबल में वो कंफ्यूज थे मेंडलीव कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करें, ठीक है, पहला ड्रॉबैक. दूसरा ड्रॉबैक है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स कौन होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग एलिमेंट्स विथ सेम atomic number but having different atomic mass number. एग्जाम्पल बताइए आइसोटोप्स का. एग्जाम्पल बताइए, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम. ओके, इन सब का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1, 2, 3, ठीक है. हमेशा कोई भी एक एलिमेंट हो X, उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, मास नंबर ऊपर लिखा जाता है. ये Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर. ये सब बेसिक है. आप लोग प्लीज़ बी स्कॉलर चैनल पे जाके स्टैंडर्ड 8th का बेस क्लियर करिए केमिस्ट्री का. ओके, वहाँ पे ये सब दिया गया है. ओके, A स्टैंड्स फॉर मास नंबर, ठीक है. दिस इज योर बेस, और बेस आई एम टेलिंग यू, ठीक है. तो उस टाइम पे उन्होंने पोजीशन ऑफ आइसोटोप नहीं बताया. अनसर्टिनिटी इन एटॉमिक मासेस, जैसे मैंने कहा, क्यों अनसर्टिनिटी थी, क्योंकि कुछ हैवियर एलिमेंट्स के उन्होंने लाइटर एलिमेंट्स के पहले प्लेस कर दिया था, यही अनसर्टिनिटी थी. तो ये सुनो, तो ये अनसर्टिनिटी की वजह से ड्रॉबैक्स तो थे ही पीरियोडिक टेबल में. किसके पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के. लेकिन जैसे मैंने कहा, ही इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द आज की जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन थे, मेंडलीव थे. तो वाकई कोई स्पेशल फीचर होगा. तो चलो देखते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. दिस टेबल कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम थे उनके. आज के इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, बट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे. उनको वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं, ग्रुप. और 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड. यानी कि ग्रुप और पीरियड में उन्होंने क्लासीफाई किया था, लेकिन कॉलम्स कितने थे, 8, और पीरियड्स कितने थे, 7. तो ये जो डाउन द ग्रुप होगा, अक्रॉस द पीरियड. He even predicted the existence of those elements which were yet to be discovered. वो इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने मतलब आगे डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स को भी पहले से ही नाम दे के रखा था और अपने पीरियोडिक टेबल में स्लॉट छोड़ दिया था, जगह छोड़ दी थी कि आगे जब डिस्कवरी होगी तो ये एलिमेंट यहाँ प्लेस होगा. वेरी इंटरेस्टिंग. और उनका नाम उन्होंने क्या दिया था, ओके, चलो देखते हैं. उन्होंने नाम दिया था एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलॉन. और जो ये आज डिस्कवर हो चुके हैं, एका बोरॉन को हम स्कैंडियम कहते हैं, एका एल्यूमिनियम को गैलियम, और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहते हैं. ये सुनो, ओके. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. एका एल्यूमिनियम को आज हम लोग क्या कहते हैं, गैलियम कहते हैं. देखो, एका एल्यूमिनियम का उन्होंने मास नंबर भी फाइंड आउट करके रखा था, क्या था, 68. और आज गैलियम का कितना है, 69.7. देखो ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम है. कितना बड़ा डिस्कवरी था कि ये तो भविष्यवाणी हुई कि आगे के एलिमेंट का भी मास नंबर डिस्कवर करके रख दिया था उन्होंने. यस और नो, दैट्स अ ग्रेट थिंग. आज उसका नाम बदल गया, बट तो मास नंबर और प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम साबित हो रहे हैं. ठीक है, इसमें आप लोगों को डीपली नहीं जाना. डीपली आपके चैप्टर में आप लोगों को फोकस करना है, किस पे फोकस करना है,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि अर्लियर अटेम्प्ट जो थे, जो साइंटिस्ट ने किए थे, डॉबरेनर ने, न्यूलैंड ने या मेंडलीफ ने, उनमें ड्रॉबैक्स थे। तो डेफिनेटली कोई नया पीरियोडिक टेबल या नया कुछ तरीका होगा एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, डेफिनेटली डिस्कवर होगा। तो वो किया था हेनरी मोजली ने इन द ईयर 1913, ठीक है। एंड ही जस्ट मॉडिफाइड द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि उन्होंने, देखो अब तक देखो मेंडलीफ ने ना हेनरी का ना मोजली ना न्यूलैंड का मतलब जिस तरीके से उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की सोची थी या क्लासीफाई करने का सोचा था, उसको उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया था, उन्होंने अपना एक तरीका निकाला। लेकिन हेनरी ने सिर्फ मॉडिफाई किया, ओके, और मॉडिफाई करके उसको नाम क्या दे दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला। एंड स्टूडेंट्स देखो, अर्ली अटेम्प्ट से इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे जितने कि यहाँ से चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट हेनरी मोजलीज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। Okay, it states that the physical and the chemical properties of that element are a periodic function of their atomic number, not mass number, not mass number, ठीक है। They are the, अब देखो वर्ड्स देखो, it states that the physical and chemical properties of that element are a periodic function of atomic। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड पीरियोडिक आया है, अब हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे फोकस करिए, जो क्लासिफिकेशन हुआ था इट वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया था, ओके। तो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, द ऑब्टेन टेबल इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फाइन। और आप लोगों को मैंने तो दिखाया ही था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक बार और दिखा दूँ तो देख लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है, देख लीजिए। ये है आप लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये किसने बनाया था? हेनरी मोजली ने, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फोकस करिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 ग्रुप्स हैं। कितने हैं? 18 ग्रुप, 1 2, देखो पहले पहले ना 1A 2A इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता था, ऐसा 1A नहीं, ऐसा 1A 2A 3 ऐसे होता था, रोमन नंबर वाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको करेक्शन कर लो आप लोग, ठीक है। बहुत से नेट पे ऐसे लिख देते हैं, लेकिन आज जो आयुपेक ने, है ना, या जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको इस तरह लिखा जाता है, 1 2 सेकेंड ग्रुप, थर्ड फोर्थ 7 11 12 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15। टोटल कितने में? टोटल कितने ग्रुप्स हुए? 18 ग्रुप्स, ठीक है। और पीरियड्स कितने हुए? देखो 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो पीरियड जो नीचे दो हैं वो एक्सटेंडेड है, उसका वो मैं बताऊंगी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। तो ये आप लोग का पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो ग्रुप 1A और 2A है, 1A को हम कहते हैं अल्कली। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये 1A 2A मिला के एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले ये क्या हुए? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये पूरा हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या हुआ? ठीक है। उसके बाद ये सारा क्या हुआ? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक हुआ पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद नीचे हम जाते हैं, ये जो दो ब्लॉक्स आप लोग को दिख रहे हैं ये क्या है? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्या है? ठीक है। अब इनको पर्टिकुलर नेमिंग भी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1A को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स, क्योंकि ये ऐसे बेस हैं जो पानी में ये घोल सकते हैं, ओके। फिर ग्रुप 2A को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं? ये वीक अल्कलीज होते हैं और ये अर्थ में बहुत पाया जाते हैं, ठीक है। फिर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर इनको पी ब्लॉक छोड़िए, नीचे जो एज एफ ब्लॉक है इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं?
ओके। और फिर ग्रुप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक विद एक्सेप्शन ऑफ इनर्ट गैस ग्रुप, हम उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। हम बताएंगे क्यों। तो सबसे पहले ये समझिए, इसको अल्कली, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, इसको डी ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं। और ये ग्रुप 17 को हम हैलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजेंस। और ग्रुप 18 को या तो हम इनर्ट गैस ग्रुप भी कह सकते हैं या ज़ीरो ग्रुप भी कह सकते हैं। ज़ीरो ग्रुप पहले कहा जाता था, अब इनर्ट गैस बोलते हैं। इनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों की, इस ग्रुप की वैलेंसी ज़ीरो होती है। अब एक चीज़ और नोटिस करिए, ये जो जितने ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स के नाम से इनकी फैमिली बनती है। जैसे ये जो ग्रुप 13 है बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, देखो पहले एलिमेंट के नाम से, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और ये तो हैलोजन बोलते हैं, इनको चाल्कोजेंस बोलते हैं, और इनको इनर्ट गैस। ठीक है, ये कुछ मैंने बेसिक नॉलेज आप लोग को दिया है। और एक ही चीज़ याद रखना है, जो पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। और जो ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो ये हमारा डेटा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ओके, और इसकी डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे इसकी। तो इससे पहले आप लोग एक लुक तो देख लीजिए अपने पीरियोडिक टेबल को। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी पीरियोडिक टेबल बना के अपने रूम में आप लोग इसको स्टिक करिए, अपने स्टडी रूम में। अपने पेरेंट्स के रूम में ना स्टिक कर देना, अपने स्टडी रूम में। ओके, तो मूविंग फर्दर, लेट अस मूव टूवर्ड्स द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेलिएंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट फीचर्स, सबसे पहले ग्रुप, जैसे मैंने कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्पेलिंग ये गलत है बेटा, MODERN। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, ये मैंने अभी आप लोग को बताया था, एंड आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर ऑफ 1A 2A एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ टिल 0। बट अब ये नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिकमेंडेशंस। आयुपैक का फुल फॉर्म क्या है? एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आयुपैक का फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये मेन हेड होते हैं जो रूल्स बनाते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, और हम लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये अजीबोगरीब रूल्स बनाते हैं और हर बार चेंज करते हैं और फिर से बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। खैर, तो पहले उन्होंने ये रूल दिया था, अब ये रूल के हिसाब से 1 to 18 नंबरिंग की जाती है, और नाउ इट इज़ नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ दिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का जो जिसमें ये है पहला ग्रुप है, उसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ओके, बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विद वाटर, कि मैंने बता दिया था। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे फॉर्म वीकर अल्कलीज एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। फिर ग्रुप 13 14, ये तो मैंने बताया था ना, बोरॉन फैमिली। ग्रुप 15, तो उनके जो फर्स्ट ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है, उस हिसाब से उस ग्रुप का नाम है। ठीक है, लेकिन ग्रुप 17 इम्पॉर्टेंट है, इसको हम हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। और ग्रुप 18 को हम ज़ीरो ग्रुप भी कह सकते हैं या इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15 are known as, and 16 and 17, these are known as main group elements और representative elements। क्यों? क्योंकि इसके जो outermost shell है of the elements are incomplete। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 का ही ले लो आप लोग। ग्रुप 1 में क्या है? हलीना, रब से फरियाद, चलो मैं हलीना तक लिखती हूँ। अब ग्रुप का 2 का लिख दीजिए, बेटा, मांगे, अच्छा 2 लिख लो। अब यहाँ पे इसका डायग्रामेटिक फॉर्म दिए, एक सेंटर में न्यूक्लियस है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में, पहले में 2। हमेशा फर्स्ट शेल में देखो कितने शेल होते हैं, KLMN है ना, ये शेल्स होते हैं। पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे में 8, 18, 32, यानी कि फॉर्मूला क्या है? 2n²। n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ शेल। ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। अब सोडियम में क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए,
दूसरे में 8 जाएंगे। अब यहाँ तीसरे में भी 8 जाएंगे, 2 8 1, क्योंकि 11 है ना तो तीसरे में 1 जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2 8 1, इसका क्या था 2 1। तो आप लोगों ने नोटिस क्या किया, जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि एक ग्रुप में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को रिमेंबर करना है। इसीलिए स्पेशली जो ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 इन लोगों का क्या होता है, वैलेंसी डिसाइड कर सेम होता है एक ही ग्रुप में। ओके, अब यही चीज़ जो बोर एंड बरी ने यही पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके क्या नाम दिया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नील्स बोर जो कि बाबा बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत डिस्कवरीज की केमिस्ट्री में, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इसलिए, और बरी ने मिल के लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, थोड़े बहुत चेंजेस करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चेंजेस करके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया। समझ में आया? गुड। अब ये तो बातें थी हमारे ग्रुप्स की, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, पीरियड्स की। व्हाट आर पीरियड्स? पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज। इस तरीके से, इस तरह कितने हैं, लेफ़्ट टू राइट जाना है आपको, रीडिंग हमेशा लेफ़्ट टू राइट करना है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम रीडिंग करना है। तो देर आर कितने हॉरिजॉन्टल रोज, 7। ठीक है, फर्स्ट पीरियड इज़ द शॉर्टेस्ट। ऑब्वियसली ना, पीरियड्स अगर आप लोग को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पहला पीरियड कौन सा है, हाइड्रोजन हीलियम। दूसरा पीरियड कौन सा है, मैंने निमोनिक दिया था, निमोनिक क्या था, ली बैक नॉफ नियॉन। फिर ना मग अल सी पास क्लास अर्गन। इसके लिए आप लोगों को निमोनिक पढ़ना है तो मेरा 8th स्टैंडर्ड वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। ओके, इसमें निमोनिक्स मैंने अच्छे से पढ़ाया है। तो खैर, अब अक्रॉस द पीरियड के लिए भी मैंने निमोनिक पढ़ाया है, डाउन द ग्रुप के लिए भी निमोनिक पढ़ाया है, वैलेंसीज कैसे याद रखना है उसके लिए भी निमोनिक्स दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो सेकेंड पीरियड इज़ द शॉर्ट। देखो ये भी पीरियड शॉर्टेस्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब तुम आगे जाओगे 4th और 5th पीरियड में, उसमें 18 एलिमेंट्स हैं। और 5th और 6th जब नीचे जाओगे और नीचे जाओगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, चाहे तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, उसमें तो 32 एलिमेंट्स हैं। नोटिस करिए आप लोग। देखो पहला पीरियड तो हाइड्रोजन और हीलियम का है ना, ये ग्रुप पीरियड नंबर 1 सबसे शॉर्ट हुआ। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में 8 है ना। उसके बाद में देखिए आप लोग कितने हैं, पीरियड नंबर 4 और 5 में कितने हैं, 4 और 5 में कितने हैं, अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 18 है। उसके बाद में इनमें आप लोग को नोटिस करना है, ये जो है एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाता है। ये यहाँ 57 से 71 ये जो पीरियड है ग्रुप नंबर 6 और 7 में, 7 भी नीचे चला जाता है। कैसे? देखो यहाँ पे एलिमेंट्स है लेंथेनाइट, और ये यहाँ से 57 से लेके 71 तक यहाँ इन्होंने अलग टेबल में डाला, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इसको हम लेंथेनाइट सीरीज़ कहते हैं, और यहाँ से 89 से 103 को हम कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, और ये दोनों मिला के F ब्लॉक एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये दीज आर दी लॉन्गेस्ट पीरियड्स, दीज आर दी लॉन्गेस्ट पीरियड्स। वेरी गुड। सो मूविंग फर्दर, इन द थर्ड पीरियड एक बात आप लोग को बतानी थी, वो है डायगोनल रिलेशनशिप। व्हाट डू मीन बाय डायगोनल? कुछ एलिमेंट्स के बीच में, थर्ड पीरियड और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में कोई डायगोनल, यानी कि जो एलिमेंट्स एडजेसेंट हो, ऐसे एडजेसेंट। ओके, इन दोनों में प्रॉपर्टीज़ कुछ सिमिलर होते हैं, इसीलिए इन पेयर ऑफ एलिमेंट्स को, लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम, और इनको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, टिपिकल एलिमेंट, एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द थर्ड ग्रुप आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। तो थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स को हम टिपिकल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। वो लोग डायगोनल सेकेंड पीरियड के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ओके, एंड दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। तो यहाँ तक कुछ नॉलेज था। और 4th और 5th पीरियड तो मैंने बताया था कि कहाँ से कहाँ तक है,
6th पीरियड 7th पीरियड में बता दिया था। और इन ग्रुप 3 एंड पीरियड 6 द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 to 71 रिप्रेजेंट विच आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स। और रेयर अर्थ मेटल्स बहुत रेयरली फाइंड आउट करते हैं, और एक्टिनाइड्स भी मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, तो यहाँ तक ग्रुप्स और पीरियड्स का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सारे एलिमेंट्स कैसे ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं या कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। नाउ वी गो टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीरियोडिसिटी। व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी? कभी सुना है पीरियोडिसिटी वर्ड? देखो, आप लोग के स्कूल में पीरियड्स होते हैं ना, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, राइट? तो ये एक आप लोग ने नोटिस नहीं किया, ये रीअकरेंस बार बार हो रहा है, ये हमेशा ऐसे ही आता है, इसीलिए उसको नाम पीरियड्स देते हैं। वही टाइम पे उतना ही टाइमिंग रहता है। तो कोई भी चीज़ दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल और इन विच देयर इज ग्रेजुअल वेरिएशन लाइक इंक्रीज और डिक्रीज, एक ग्रेजुअल इंक्रीज है, या जैसे यहाँ पीरियोडिक टेबल में ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज या डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज या और भी प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। इस वजह से इन टर्म्स हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। क्या यूज़ किया है? इसीलिए इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी, हम लोग ऐसे ही कह सकते थे ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। इन एलिमेंट जो प्लेस किए गए हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके ट्रेंड फॉलो कर रहा है, या वेरिएशन या एक पीरियोडिसिटी फॉलो कर रहा है। ओके, गुड। अब इन पीरियोडिसिटी ये होती क्यों है? उनका एक पर्टिकुलर कॉज है, और मेन कॉज है ऑफ दिस रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। यानी कि बेसिकली ही कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी डिपेंड्स ऑन टू मेन थिंग्स। सबसे पहला है उसका नंबर ऑफ शेल्स एंड नेक्स्ट इज वैलेंसी। ठीक है, तो लेट अस सी इट वन बाय वन। व्हाट इज वैलेंसी? वेरी गुड। व्हाट इज वैलेंसी? इट इज़, आई विल मेक द पेज फुल। ये पीरियोडिसिटी होती है, वैलेंसी भी एक रीज़न है उसका। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक एलिमेंट लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा गेन करता है, और दोनों मिलके फिर कंपाउंड बनाते हैं। तो वैलेंसी वो होता है जो लॉस ऑफ, इसमें एलिमेंट्स क्या कहते हैं? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इनके जो ट्रेंड्स है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप बदलते हैं। देखो, डाउन द ग्रुप क्या आ रहा है? टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? वैलेंसी सेम रहती है ना, टॉप टू बॉटम। अगर आप लोग जाओ, फॉर एग्जाम्पल हलीना के रब से फरियाद, पहला वाला ग्रुप मैंने लिया है, ग्रुप 1 है। इस ग्रुप 1 में सबके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो सबकी वैलेंसी भी 1 हुई, सेम हुआ कि नहीं? लेकिन अक्रॉस द पीरियड ऐसा ट्रेंड नहीं है। अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है पता है? अक्रॉस द पीरियड समझने के लिए हम लोगों को और थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा वैलेंसी। तो यहाँ इसीलिए मैंने एक टेबल बनाया है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का। तो चलो लिखते हैं थर्ड पीरियड्स के एटॉमिक नंबर, कुछ एलिमेंट्स के नाम बताइए थर्ड पीरियड के। थर्ड पीरियड क्या है? सोडियम वाला ना, मग, अल, सी, पास, क्लास। ठीक है, अब मुझे बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, 15, 16, 17। ओके, मैंने आर्गन नहीं लिखा है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं बेटे। ठीक है, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 1 है ना, 11। पहले में 2, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4 है ना, 2, 8, 5, 2, 8, फिर क्या होगा? 2, 8, 5 के बाद 2, 8, 6, 2, 8, 7, और मैं इसको बड़ा करती हूँ, फिर 2, 8, 7, 2, 8, 8। नेक्स्ट वाले का है 2, 8, 8। ठीक है,
अब क्या दिख रहा है आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है अक्रॉस द पीरियड? नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीरियड सेम है? नहीं है। लेकिन डाउन द ग्रुप तो सेम था, तो वैलेंसी एक जैसी थी। लेकिन यहाँ पे देखो बढ़ रही है, फिर यहाँ से घट रही है। कैसे? देखो, वैलेंसी जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, पता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये जो आखिरी शेल, देखो ये शेल नंबर के, ये कैल्शियम एल है, ये एम है, फिर एन है। तो एम जो शेल है उसमें, या जो आखिरी शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चलो हम पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। इसका आखिरी शेल ये है तो 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैम लिख दिया। तो वैलेंसी मैम कैसे समझ में आएगा? वैलेंसी में क्या लिखना है हम लोगों को? वैलेंसी में क्या लिखना है? वैलेंसी हमें ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये कितना इलेक्ट्रॉन देना या लेना चाहेगा। तो लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसको अपना देखो ये क्यों करते हैं, ये सब किया क्यों जाता है? इन ऑर्डर टू कंप्लीट द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, जो इनका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट रूल है उसको देखो, तभी उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। इस संसार में हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, माइंड की स्टेबिलिटी, पैसों की स्टेबिलिटी, फैमिली की स्टेबिलिटी। तो भैया एटम भी तो अपनी स्टेबिलिटी चाहेंगे। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनको नहीं चाहिए, ये इनको परेशान कर रहा है। या तो कोई उनको 7 इलेक्ट्रॉन दे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब कम होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये दिए जाते हैं। तो वैलेंसी यहाँ भी 1 हुआ क्योंकि उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया। यहाँ पे 2 वैलेंसी, यहाँ पे 3 वैलेंसी, यहाँ पे शेयरिंग होगी 4-4 की। लेकिन यहाँ पे क्या होगी? कोई 5 इलेक्ट्रॉन अपना देगा क्या? नहीं, वो सोचेगा मैं 3 ना ले लूँ 8 करने के लिए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए या स्टेबिलिटी लेने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर ये वाला 2 लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नेक्स्ट वाला 1, और आखिरी वाले की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसका ऑलरेडी कंप्लीट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ने क्या पैटर्न देखा? वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड पहले बढ़ रही है, पहले इंक्रीज हो रही है, फिर बीच में तो रुक गई, सेम है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है ना। तो ये ट्रेंड है, डिफरेंस है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप वैलेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, यहाँ पे भी मैं नंबर ऑफ शेल यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, व्हाट इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स which are directly or indirectly related to their electronic configuration and show a regular gradation as we move across a period from left to right and down the group from top to bottom are it's called a periodic table, and in that way we are going to learn its periodic properties. तो हम जो है पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट के क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, किस बेस पे उसके ट्रेंड पढ़ते हैं? सबसे पहले हम उसके एटॉमिक साइज़ के बेस पे पढ़ेंगे, फिर मेटेलिक कैरेक्टर के बेस पे पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन सारे पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं सबसे पहले वाले प्रॉपर्टी पे, जो कि है एटॉमिक साइज। क्या है? एटॉमिक साइज। तो चलो चलते हैं। व्हाट इज एटॉमिक साइज? अब ये एक एटम है, एक एटम का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना, बीच में न्यूक्लियस है ना, उसके अगल बगल ये क्या है? KLMN शेल है, अभी तो मैं बता रही थी, है ना। अब ये न्यूक्लियस और समझो ये वैलेंस शेल है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के, उसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ही साइज़ बताएगा। जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतना ज़्यादा साइज़ होगा, जितना कम एटॉमिक रेडियस होगा उतना कम उसका साइज़ होगा। डिपेंड है ना। और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होगी? नंबर ऑफ़ शेल। और नंबर ऑफ़ शेल किस पे डिपेंड होगा? एटॉमिक नंबर पे। जैसे हाइड्रोजन या हीलियम ले लो, हीलियम में कितना एटॉमिक नंबर है? 2। तो कितने शेल होंगे? पहला न्यूक्लियस है, एक ही शेल होगा। लिथियम में क्या होगा? 3 एटॉमिक नंबर है, तो कितने शेल होंगे? क्योंकि इसके 2 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ना। अब इसके लिथियम के देखो, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। देखो फर्स्ट शेल जो है हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 तो चले गए मैम, तीसरा कहाँ जाएगा?
तीसरा गया नेक्स्ट शेल बनाओ। के शेल बनाया आप लोग ने, अब एल शेल बनाओ, यही इसका वैलेंस शेल होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करो, किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है? इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है क्योंकि इसका वैलेंस शेल थोड़ा पीछे है ना, ये किसका एटॉमिक न्यूक्लियस से पकड़ना है। उसी तरह ये तो एटम की बात हुई, ये तो मॉलिक्यूल है, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसमें आप लोग को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लेना है, दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस लेना है, उस हिसाब से आप लोगों को पता चलेगा। एटॉमिक साइज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ शेल, जैसे मैंने कहा, और न्यूक्लियर चार्ज। नाउ व्हाट इज दिस नंबर ऑफ शेल एंड न्यूक्लियर चार्ज? नंबर ऑफ शेल तो मैंने बता दिया, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज द साइज ऑफ एन एटम। जितने शेल होंगे उतना साइज बड़ा होगा, या कितने कम होंगे उतना साइज छोटा होगा। तो आउटरमोस्ट शेल के और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये बात तो हुई नंबर ऑफ शेल की। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर का चार्ज, न्यूक्लियस में होते क्या है सबसे पहले बताओ मुझे स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियस है और ये शेल है, ऑर्बिटल। इस न्यूक्लियस में इट इज़ मेड आउट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। और हमें ये क्या बताता है? ये एक्चुअली वेट बताता है या मास बताता है, किसका? एक एटम का, है ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गिव्स अस द मास नंबर, राइट। सो बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में होता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अगल बगल घूमती है ना, ऑर्बिट में। तो जो न्यूक्लियस एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन in that is the atomic mass. Okay, now an increase in nuclear charge decreases the size of the atom. ये कैसे हुआ मैम? कि अगर यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन समझो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिए, अब तुम्हें पता है कि न्यूक्लियस किसको खींचता है? न्यूक्लियस किसको खींचता है? इलेक्ट्रॉन को। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसपास होंगे इतना न्यूक्लियस उसको अपनी तरह स्क्वीज करेगा, समझे, और उतना ही फिर वो एटम छोटा हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है क्या उसका सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेंड्स पढ़ाने जाऊँ, पहले तो हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे, उसी में समझेंगे डाउन द ग्रुप क्या होता है। डाउन द ग्रुप क्या होगा आप बताइए? साइज ऑफ एन एटम बढ़ेगा या घटेगा? आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आप लोग समझेंगे होने क्या वाला है, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है अभी आप लोग समझेंगे। ये देखिए, ये पिक्चर को गौर से देखना, क्या दिख रहा है इस पिक्चर में आप लोगों को? मैम यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है बताइए? ये लेफ्ट टू राइट जो एटम का साइज छोटा दिखा रहे हैं मैम इन लोग, जबकि एटॉमिक नंबर लिथियम का तो 3 है, बेरिलियम का तो 4 है, बोरॉन का तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो मैम जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है साइज तो बढ़ना चाहिए, लेकिन साइज तो छोटा हो रहा है। ऐसा नहीं, पॉइंट ये है कि जैसे जैसे ये देखो, लिथियम का ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये इसका दूसरा ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात हो रही है, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, यहाँ पे भी पहला दूसरा। अब तुम लोग नोटिस क्या करोगे पता है? क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पे भी पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब इसकी क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 है बेरिलियम का, तो पहले में 2 दूसरे में 2, इसका पहले में 2 दूसरे में 3, इसका पहले में 2 दूसरे में 4, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जैसे ये इतना सा खींचा, न्यूक्लियस खींचता है ना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। तो देखो एक बॉल है, समझो बॉल, मेरे पास है नहीं कोई बॉल, तो अगर हम बॉल को स्क्वीज़ करेंगे थोड़ा छोटा और दबाएंगे और छोटा हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल यहाँ अक्रॉस द पीरियड सेम रहते हैं, लेकिन बढ़ता क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही अपनी तरफ इसको खींच रहा है। देखिए इसमें तो और ही खींचेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पहले में क्या है, आखिरी में क्या है? 2,5, फिर 2,6, तो आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और वो अपनी तरफ उतना ही
खींचते जा रहा है और साइज इसीलिए अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। लेकिन डाउन द ग्रुप मैम क्यों नहीं घट रहा है? डाउन द ग्रुप तो बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहा है। लिथियम का देखो देखो, हाइड्रोजन में एक ही शेल था, एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम में 2 शेल है, सोडियम क्योंकि 2,1 है, 2,8,1 है, यानी कि 3 शेल हुए इसके सोडियम के। तो नंबर ऑफ शेल भी तो बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। इसीलिए मैं कह रही थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जाएं एक ही शेल में, यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है ना, तो अक्रॉस द पीरियड स्क्वीज हो रहा है साइज, और डाउन द ग्रुप शेल नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्क्वीज होना, क्योंकि देखो आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, इतना पावर नहीं बच जाता है, नहीं होता है कि आप लोग जब घर में हो तो आपके पेरेंट्स को आप पे पकड़ रहती है, लेकिन यही चीज़ आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, दूर रहते हैं, समझो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस, इतने पकड़ में नहीं आता है। पकड़ने की कोशिश तो कर रही है आपकी मम्मी, तो मम्मी हो गई न्यूक्लियस, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आप लोग अगर हॉस्टल में है, ठीक है। घर में होंगे तो क्या होगा, मम्मा का पकड़ है, तो ये घर में जब तक करीब हो, जब तक एक या दूसरे शेल तक वो पकड़ लेंगे, लेकिन जब दूर चले जाते हो, यहाँ पे तो और ही दूर है, 2,8,1 है ना, यहाँ पे तो और ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच नहीं पाते इतना, जितने कि ये सामने वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, साइज घट रहा है, और डाउन द ग्रुप देखो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कहेंगे कि ग्रुप 17 है, यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोरीन, ग्रुप 17 में आप लोग बताओ, अरेंज करो उसको इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तो ग्रुप 17 क्या है, जल्दी बताइए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिनिन। सबसे छोटा कौन सा होगा, फ्लोरीन, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो बढ़ता है ना साइज। फिर क्लोरीन, तो इस तरीके से सिर्फ ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिख दो, ठीक है, इस तरह आप लोगों को लिखना है। लेकिन अक्रॉस द पीरियड वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? यहाँ पे भी अक्रॉस द पीरियड में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर आया तो इस तरफ है, एरो इधर नहीं होगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा तो इस तरफ होगा, क्योंकि सबसे बड़ा साइज सोडियम का है, फिर एल्यूमिनियम का, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा तो उल्टा लिखना। तो डिपेंड है क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप में साइज आप लोगों को समझ में आया, वेरी गुड, ठीक है। अब ये तो प्रॉपर्टी हो गई एटॉमिक साइज की, इसकी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है मेटेलिक कैरेक्टर। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद है, मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने पीरियोडिक टेबल पे बता दिया था कि पीरियोडिक टेबल के अगर मैं बनाऊँ, समझो ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, बनाना सीखो, बताओ। लीबैग, बेकनॉफ, नियॉन, आर्गन, सो एंड सो फोर्थ। यानी कि यहाँ पे बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं। ये यहाँ पे ये सारे नॉन मेटल्स हैं, मैंने कहा था मेटलॉइड्स के इस तरफ ये सारे मेटल्स होते हैं, इस तरफ लेफ्ट साइड पे मेटल ज़्यादा होते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है यार, घट ही रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो सिंपल टेक्निक तो ये हुआ, ये तो मैंने ट्रिक बता दिया। लेकिन होता क्यों है, अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड आप लोग नोटिस करिए क्या होता है, एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। देखो जो सबसे ज़्यादा इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करे वो सबसे अच्छा मेटेलिक होता है। तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज़ करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन हो वो इजीली लूज़ करेगा। और दूसरी बात, उसकी पकड़ दूर होनी चाहिए, किससे, न्यूक्लियस से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे हलीना के रब से फरियाद लिखूँ, यहाँ पे आप लोगों को पता है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सोडियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और पोटेशियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। लेकिन क्या अलग क्या है इसमें, नंबर ऑफ शेल्स है। यानी कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पकड़ यहाँ पे न्यूक्लियस से दूर है, तो किसको निकालना आसान होगा, सबसे इजीली इसको निकालना आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियस को पकड़ ही नहीं पा रहा है। जैसे मैंने कहा ये न्यूक्लियस मम्मी है, अगर आपकी मम्मी
घर में है और आप लोग के फ्रेंड्स बुलाए तो आप लोग को पकड़ लेगी मम्मा, नहीं जाने देगी। तो ये समझो ये है, ये घर वाला किस्सा हुआ और ये हॉस्टल वाला किस्सा हुआ। यहाँ पे तुम लोग मम्मी से इतना दूर है, आराम से दोस्तों के साथ भाग जाओगे तो दोस्त तुम्हें पकड़ के इजीली ले जाएंगे। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा है, इसका मतलब ये मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है। मेटल्स वो अच्छे होते हैं जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव या आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन बनते हैं ना। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं यानी उनके पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। इलेक्ट्रॉन गेन करना यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने। उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, माइनस हुआ, और इसने गेन किया, ये बना Cl माइनस। ये तो आप लोगों को नहीं पता, आप लोग स्मॉलर क्लासेस में अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करते वो जो न्यूक्लियस से दूर हो, तो पोटेशियम ज़्यादा अच्छा लूज करेगा, है ना। तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है फिर, अक्रॉस द पीरियड आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, सोडियम के बाद में क्या है, नमक, अलसी, पास क्लास, नॉन मेटल्स आने लग जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन वगैरह कहाँ इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन लेता है, देता थोड़ी ना है, क्लोरीन लेता है ना इलेक्ट्रॉन, और Cl माइनस बन जाता है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर सकते हैं वो बेस्ट मेटल्स, ठीक है। तो ये ट्रिक तो ये है कि अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर घटता है तो डाउन द ग्रुप उसका उल्टा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर के ट्रेंड से उल्टा है। तो आगे हम वही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिपेंडेंस और मेटेलिक कैरेक्टर देखें। फैक्टर्स पहले तो एटॉमिक साइज है, जैसे मैंने कहा जितना बड़ा एटम होगा, जितना दूर तुम अपनी मम्मी से जाओगे उतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ये सुनो। इसलिए डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर पूल इतना नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली रिमूव्ड डाउन द ग्रुप, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज पे क्यों डिपेंड होता है, जैसे मैंने कहा अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सोचता है। मम्मी अपने पकड़ लेती है बच्चे को, बाहर फ्रेंड लेके नहीं भाग सकते हैं, इसलिए अक्रॉस द पीरियड ये नहीं हो पाता। ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज makes electron to be tightly bounded, hence the electron cannot be released easily and less metallic। तो less metallic down, देखो less metallic की बात ये हो रही है कि greater nuclear charge makes the electron, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, to be tightly bounded। तो जब टाइटली बाउंड न्यूक्लियर पकड़ लेता है ना तो फिर उसको रिलीज हम नहीं इजीली हटा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड में याद रखना कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। और अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। बस इतना चीज़ याद रखिए आप लोग। और उसी का उल्टा, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया है, क्वेश्चन आ कैसे सकता है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया है कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड व नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये याद रखना है आप लोगों को, ये आगे भी याद रखना है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये निमोनिक है, MbO और NaMaO, ठीक है। मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक, ये NaMaO और MbO याद रखना है। When we move from left to right in a periodic, the formation of acidic oxide increases, obviously क्योंकि नॉन मेटल इस तरफ ज़्यादा है, तो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटल ज़्यादा है तो एसिडिक ऑक्साइड ज़्यादा बनते हैं। तो इस तरफ क्या बनते हैं, बेसिक ऑक्साइड, बीच में एम्फोटेरिक, फिर एसिडिक, याद रखना क्योंकि यहाँ पे मेटल ज़्यादा है ना। और मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एसिडिक। तो इस साइड क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स पता होता है ना क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मेटल करके क्या बनाता है, ऑक्साइड ही तो बनाएंगे। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को अगर डिस्कस करें तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, लाइक क्लोरीन। क्लोरीन देखो ना, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है, एक क्लोरीन आयन बनता है। पहले वो 287 था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, अब वो क्या बना 288, है ना। और क्योंकि उस पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया इसलिए उसको Cl माइनस लिखते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लगे O2 माइनस बन जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो डिपेंड किस पे होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सबसे पहले एटॉमिक साइज, ऑब्वियसली
greater the nuclear pull which increases the tendency to gain electron therefore makes the element more non-metallic in nature. क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर पुल करता है न्यूक्लियस अपनी तरफ. जैसे क्लोरीन ही देख लो, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 287 है ना, तो वैलेंस यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है. इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ पुल कर रहा है न्यूक्लियर, जाने नहीं देगा. इस वजह से क्या हो रहा है, कोई इजीली इसके इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसीलिए गेन करता है. ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना 7 से क्या बन जाता है 8 इलेक्ट्रॉन बन जाता है, इसीलिए इसको नॉन मेटल बोलते हैं. ठीक है. ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ना, हैंस मोर नॉन मेटेलिक द एलिमेंट. अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता. ठीक है. डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है. ये थोड़े प्लीज़ अच्छे से मैं एक लास्ट में निमोनिक दे दूंगी आप लोग को. ठीक है. तो ट्रेंड्स अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोई भी एक पीरियड उन लोग दे देंगे. यहाँ पे ग्रुप 13 को इन्होंने दिया है, नहीं ग्रुप 13 नहीं, कौन सा कार्बन फैमिली ग्रुप 14 दिया है और उनसे कहा है कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में रखो. जैसे ग्रुप 14 क्या है, कौन सा है, कार्बन फैमिली. तो काशी गए संत प्रभु, पहले लिख लो, काशी गए. सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ना, सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो डाउन द ग्रुप है ना, डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा. फिर इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मैंने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो क्वेश्चन देखो उस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन इंक्रीजिंग दिया है कि डिक्रीजिंग है. सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के आपको एलिमेंट्स के नाम और कौन किसके बाद आता है ये पता होना चाहिए. निमोनिक अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं आता तो 20 कॉलर में जाके निमोनिक फॉर पीरियोडिक टेबल ज़रूर पढ़िए, पहले सबसे पहले वही पढ़िए. ठीक है. ट्रेंड्स इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा अक्रॉस द पीरियड, वो तो ग्रुप की बात हो रही थी. पीरियड में सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली मेटेलिक कैरेक्टर जो आखिरी में होगा है ना, क्लोरीन का मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम सोडियम का होगा. तो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज. ओके, अंडरस्टूड. तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या ट्रेंड्स पढ़े थे, एटॉमिक साइज पढ़ा, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ा. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नोट भी दिया है दैट एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट. अच्छा ये तो मैंने बताया है ना क्यों वो लोग लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू कंप्लीट द ऑक्साइड, इसीलिए उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. और जो एलिमेंट्स गेन करते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं. ठीक है. और नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट. हमेशा याद रखो, नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला जो मैं ट्रेंड पढ़ाने या प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रही हूँ वो है आयनाइजेशन एनर्जी. व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी. हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स या तो दिए जाते हैं तो लिए जाते हैं अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सोडियम क्या करता है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है. 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ता है और क्या बनता है Na+. यानी कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है. ओके. अगर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी भी तो लगेगी 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकला तो वो एक आयन बना. ओके. देयरफॉर इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल. इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से ही निकलते हैं. ऑफ एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉलिड स्टेट से सोडियम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्लोइंग नहीं है, ये तो आप लोगों को पता है ना. लेकिन उसको पहले गैसियस स्टेट में बदल के फिर इलेक्ट्रॉन निकले. इसलिए डेफिनेशन में ये ज़रूर लिखिए, बच्चे लोग ये लिखते नहीं हैं तो ज़रूर लिखिए. यहाँ पे M कोई भी एक मेटल है, तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में सोडियम लिख दिया. ठीक है. एंड इट इज़ मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एटम एंड SI यूनिट इज़ kg मोल. ओके, kg पर मोल. तो नोट क्या करना है आपको, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द रेजिडुअल इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी. नाउ व्हाट इज दिस सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों को हायर क्लासेस में, ठीक है, यहाँ पे नहीं है.
तो यहाँ पे आपको क्या है, डिपेंडेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। लेट मी फिनिश द। तो आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड होती है? अगेन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। भाई तुम ही लोग बताओ, अब मुझे बताइए, यहाँ मम्मी और स्टूडेंट वाला रोल मम्मी और बच्चे का रोल आ गया, ठीक है। तो एट ग्रेटर द एटॉमिक साइज मोर इजीली द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव। जितना दूर बच्चा मम्मी से है, हॉस्टल में, इजीली उसको लेके फ्रेंड्स भाग सकते हैं ना। तो जितना बड़ा साइज उतना इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और जितना क्लोज आप मम्मी से हो, इजीली आप लोग के फ्रेंड्स आप लोग को लेके बाहर घूमने के लिए भाग नहीं सकते हैं। तो वही वाला केस हुआ। तो जितना ग्रेटर द एटॉमिक साइज मोर इजीली द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव। क्यों? या मम्मी कौन है? न्यूक्लियस है, उसको इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड रहता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, रिजल्टिंग इनटू द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी। तो डाउन द ग्रुप आप लोगों को पता है क्या है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है न्यूक्लियस से, तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी इतनी लगेगी ही नहीं। इलेक्ट्रॉन निकालना आराम से निकल जाएंगे, पोटेशियम वगैरह का आराम से निकल जाएंगे, लिथियम का इतना इजीली नहीं निकलता है, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इज द, जो बीच में जो चार्ज होता है प्रोटॉन्स का, तो न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली, अगेन एज ए रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। तो अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? क्या होता है डाउन द ग्रुप? क्या होता है डाउन द ग्रुप? ये देखिए, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, इतनी ज़रूरत ही नहीं है। मम्मी और बच्चे दूर है, इलेक्ट्रॉन आराम से लेके भाग, फ्रेंड्स आराम से लेके बच्चे को भाग सकते हैं, मम्मी क्योंकि दूर है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं ना डाउन द ग्रुप। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, देखो हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी देखो कितना है, और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है। और नंबर ऑफ शेल बढ़ना यानी कि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ना, मम्मी से बच्चे की दूरी बढ़ना, इसलिए बच्चे को लेके या इलेक्ट्रॉन को लेके कोई भाग सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एज वी मूव अक्रॉस डाउन द ग्रुप या अक्रॉस द पीरियड का ट्रेंड पूछेंगे। तो अगर आप लोग को डाउन द ग्रुप या अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड पूछा, फॉर एग्जांपल पीरियड नंबर, ये कौन सा पीरियड है, पीरियड नंबर सेकंड का क्या लिखो, ट्रेंड लिखो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, सबसे कम लिथियम का लगेगा। ओके, यस और नो। और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ये तो मैंने ट्रेंड बताया ही है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट करें। और आखिरी में चैप्टर के मैं इसका आप लोगों को एक निमोनिक ज़रूर दूंगी। यहाँ पे एक एंड पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी का कि इनर्ट गैस हैज़ मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी वाइल मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ओके, थैंक यू।